प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 के लिए द्वितीय भाग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहला चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी उसके बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या इसका मतलब कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की अंत में क्या दशा थी यह हम जानेंगे। लेकिन इस तुलना से पहले हम प्राचीन भारत को भी थोड़ा जानना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि प्राचीन भारत में क्या ऐसी दशा थी, मध्यकाल में ऐसी क्या दशा थी जो अंग्रेजों के शासनकाल में छिन्न भिन्न हुई और जिसके कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कंगाली के मुहाने पर खड़ा हो गया। स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे अपना देश इस दशा में पहुंचा है। अन्यथा अंग्रेजी शासन के दौरान स्वतंत्रता से पहले भारत की दशा भी दयनीय थी। हम पहले ये देखेंगे कि अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत की दशा क्या थी और उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। पहले हम कृषि को लेते हैं। कृषि हमारे पूरे समाज का आधार रही है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है और कृषि पर निर्भर रही है। आज भी आप जानते हैं कि अधिकांश आबादी गांव में रहती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और इसी व्यवसाय से भारतीय अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स मिलता है, यानी कि परिचालन की जो शक्ति है वो इसी से मिलती है। यदि कृषि को कहा जाता है कि यदि कृषि को छीन दिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अधिकांश आबादी जहाँ से आय प्राप्त करती है वो है कृषि। अधिकांश आबादी जब आय न प्राप्त करे तो वो कृषि वो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से डिमांड नहीं करेगी, यानी मांग नहीं सृजित होगी, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मंदी आ जाएगी। इसलिए कृषि हमेशा से आधार रही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का। प्राचीन समय में लगभग 85 से 90% लोग खेती पर निर्भर होते थे और वो खेती करते थे और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। गांव एक तरह से स्वतंत्र आर्थिक इकाई हुआ करते थे। उनको अपने राजा को, अपने शासक को मालगुजारी देना होता था और वह स्वयं में आत्मनिर्भर होते थे। इसके अलावा कोई राजा या कोई शासक उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करता था। कृषि के अंतर्गत अन्य व्यवसायिक वर्ग भी आते थे, जैसे लोहार हुआ, बढ़ई हुआ, या गांव में अन्य जो सेवक वर्ग थे वो कृषकों के लिए काम करते थे। कृषक बदले में उनको अनाज देते थे। इस तरह वो अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। उद्योग आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं हमारे देश में जो प्राचीन काल से हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। आप विभिन्न लौह स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे इतिहास की किताबों में। लोहा इस्पात उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ है, जिस पर आज तक कोई जंग नहीं लगा और प्राचीन भारत में बना हुआ था। इस तरह से देश के तमाम हिस्सों में ऐसे लौह स्तंभ हैं जो बिना जंग के आज तक खड़े हैं। अपने यहाँ औषध उद्योग बहुत प्रगतिशील तब भी था, लेकिन तब औषधियाँ रासायनिक नहीं होती थी बल्कि आयुर्वेदिक औषधियाँ होती थी। मसाला उद्योग, मसाले का व्यापार आप जानते हैं कि अंग्रेज या अन्य यूरोपीय यात्री मसालों से ही आकर्षित होकर भारत में आए थे। तो इस तरह से भारत का प्राचीन व्यापार बहुत ही समृद्ध था और उसी व्यापार के माध्यम से ही भारत में सोने चांदी आते थे, जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उद्योगों में कपड़ा उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में था। अन्य जो कृषि आधारित उद्योग थे, कपड़ा उद्योग हो गया, उसमें चीनी उद्योग हो गया, उस समय गुड़ बनते थे, खानसारी बनते थे, इन सबका उद्योग भारत में उन्नत दशा में था। रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सब उद्योग उन्नत दशा में थे। शिल्प कला में कढ़ाई, बुनाई और ऐसे निर्माण आते हैं जो हाथ से समानांतर किए जाते हैं और ये भी उन्नत दशा में थे। अधिकांश कारीगर, जैसे मैंने उदाहरण लिया, गांव में रहते थे, उनका स्थानीय व्यापार था और बड़े पैमाने पर भी कहीं कहीं उत्पादन होता था जिनका दूर तक व्यापार होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के व्यापारियों ने 18वीं शताब्दी में अजरबैजान के बाकू में यहाँ से मंदिर बनवाया है। व्यापार जब उत्पादन होता था तो दूर दूर के देशों में व्यापार होता था। जैसे प्राचीन भारत में, चूँकि तब बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ और भाग भारत के अंतर्गत आते थे, ढाके का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। ढाका इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। ये मलमल
मिस्र में जो मम्मी हैं उनके ऊपर लपेटा पाया जाता है, या जो वहाँ उनकी मम्मियों पर लपेटे पाए गए मलमल वो यहाँ ढाका में बने हुए हैं। और भी बहुत सारे सामान जो मम्मियों से निकले वो भारत से व्यापार के माध्यम से गए थे। ऊपरी सामाजिक परिसंरचना का मतलब होता है रास्ते, सड़कें और ऐसे चीज़ें जो सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाजार हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब सामाजिक परिसंरचना पूंजी है। इनके अभाव में सामाजिक गतिविधियां नहीं होती हैं। जब सड़कें न बनाई जाएं तो आपकी हमारी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे। प्राचीन भारत के जो शासक थे, या नहरें न बनाई जाए तो सिंचाई नहीं होती थी। प्राचीन भारत के शासक इन चीज़ों पर ध्यान देते थे ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। जैसे टीपी ग्राम से प्राचीन भारत में आप पढ़ेंगे तो गुजरात में एक नहर है जिसको वहाँ के शासकों ने बनवाया है और समय समय पर उसकी मरम्मत हुई है। तो इस तरह से ग्राम ट्रंक रोड या नहरें, ये सब समय समय पर, वो चाहे प्राचीन भारत के हिंदू शासक हो चाहे इस्लामी शासक रहे हों, इन्होंने समय समय पर कुछ सामाजिक परिपूंजी का निर्माण करवाया है। सराय, बाजार, कुएं, तालाब ये खुदवाए हैं ताकि जनता को कम से कम दुख हो। आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक अपने शिलालेखों में लिखवाता है और चिकित्सालयों की भी स्थापना वो करवाता है। इस तरह से देखा जाए तो प्राचीन भारत में जनता को जो चाहिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध थी। लेकिन अब अंग्रेजी शासन में आते हैं। अंग्रेजी शासक व्यापार के माध्यम से आए थे। जब 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो वो पुर्तगाली नाविक था, पुर्तगाल से आया था। उसके एक व्यापार में पुर्तगालियों को बहुत लाभ हुआ। एक विजिट में एक बार आया, वो बहुत सारा लाभ हुआ। उसके लाभ से आकर्षित होकर यूरोप की अन्य शक्तियाँ जैसे फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, ये सब आकर्षित हुए भारत आने के लिए। और अन्य शक्तियाँ तो चली गई, लेकिन अंग्रेज यहाँ व्यापार के माध्यम से अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गए। उनका मूल उद्देश्य था भारत का शोषण करना और अपने मूल देश इंग्लैंड का विकास करना। इसीलिए चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, शिल्प कला हो, व्यापार हो, सामाजिक पूंजी हो, समाज की स्थिति हो, सबको इस तरह से तहस नहस किया कि भारत गरीब देश बनता गया। जैसे कृषि में उनको कृषि में सुधार से कोई मतलब नहीं होता था। उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व चाहिए था। सबसे ज़्यादा बिगाड़ तो उन्होंने तब किया जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में उन्होंने जमींदारों की नियुक्ति की। जमींदार नियुक्त करते थे। जमींदारों का काम होता था कृषकों से लगान वसूलना और उस लगान का एक निश्चित समय पर राजस्व में जमा करना, यानी अंग्रेजी कोष में जमा करना। इसका जो दुष्परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अब इन पर सरकार का नियंत्रण तो बहुत था नहीं जमींदारों पर। ये लगान मनमाना वसूलते थे और थोड़ा उसका अंश राजकोष में जमा करते थे। इसका ये परिणाम हुआ कि किसान पर शोषण की मार पड़ने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लिया जाने लगा और थोड़ा शासन को दिया गया और बाकी जमींदारों ने अपने फिजूल खर्ची पर व्यय करना शुरू किया। जमींदारों को अंग्रेजों की तरफ से यह अधिकार भी दे दिया गया, अंग्रेजी शासन की तरफ से यह अधिकार भी दे दिया गया कि यदि कोई किसान लगान न दे तो आप उसे जमीन से बेदखल कर सकते हैं, यानी उससे जमीन छीन सकते थे। इस तरह से स्वतंत्रता आते आते जमींदारों के पास आसपास के गाँव की सारी जमीनें लगभग उनके पास हो गई। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इनको जमींदारी उन्मूलन से किसानों को वापस जमीनें दिलवाई गई। इस तरह देखेंगे कि कृषि की व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। सिंचाई की कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। किसान दिन पर दिन गरीब होता गया, कर्ज में डूबता गया। आप कभी इसके किसानों की दशा का मार्मिक वर्णन पढ़ेंगे, जब प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं, उनका उपन्यास पढ़ते हैं, तो आपको उस दशा के बारे में अच्छे से भावनात्मक ज्ञान हो जाएगा। उद्योग भारत में आपने पहले देखा सुना कि प्राचीन भारत में उद्योगों की स्थापना बहुत हुई थी, लेकिन बाद में चूंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का शोषण करना था, इसलिए वो जो उद्योग लगे थे उनको उजाड़ना उनका मूल उद्देश्य था। प्रत्यक्ष रूप से तो उजाड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने व्यापार नीति और क्रय विक्रय नीति इस तरीके से बनाई कि ताकि उद्योग उजड़ जाए। उद्योगों पर अनावश्यक टैक्स लगाए गए। उनके माल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए निर्यात शुल्क लगाया गया।
उनके यहाँ से आयात आसान हो, इसके लिए आयात शुल्क में छूट दी गई या और उस पर रियायत दी गई। इससे ये हुआ कि यहाँ के माल महंगे होते गए और इंग्लैंड में तैयार माल सस्ते होते गए। कृषि और उद्योगों में संबंध ये था कि कृषि आधारित उद्योग बहुत ज़्यादा लगे हुए। कृषि आधारित उद्योग बहुत थे, जैसे कपड़ा उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है, गुड़ या चीनी उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है, गोंद या रेजिन उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। तो उद्योग जो यहाँ अंग्रेजों के यहाँ लगे हैं वो भी कुछ कच्चे माल आधारित उद्योग थे, कुछ कृषि आधारित उद्योग थे। तो अंग्रेज चाहते थे, जैसे नील उद्योग, नील के बारे में आप लोग इतिहास में बहुत पढ़ेंगे, नील की खेती या नील उद्योग जो कपड़ों को रंगने के लिए डाई बनती है, उसमें विशेषकर यूज होता है। कृषि आधारित उद्योग थे जो उद्योग वहाँ ले जाने में लाभदायक थे। जैसे चीनी उद्योग को अपने यहाँ नहीं स्थापित कर सकते थे क्योंकि गन्ना ले जाना पड़ता और चीनी 10% मिलती, तो चीनी उद्योग वहाँ नहीं स्थापित कर सकते थे, इसलिए ये इस तरह के उद्योग यहाँ लगवाया गया। लेकिन जो उद्योग वहाँ लग सकते, जैसे शिल्पकला उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग में भार नहीं जाता है, जितना काटन होगा यानी रुई होगी लगभग उतना ही कपड़ा तैयार होगा, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग वो अपने यहाँ लगवाए। और कच्चे माल आधारित उद्योग जो यहाँ से, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, मशीन उद्योग है, ये सब वो अपने यहाँ लगवाए, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं, शिल्पकला उद्योग हैं जिनको बर्बाद करते थे, उनका उद्देश्य यहाँ के उद्योगों को बर्बाद करना था और अपने तैयार सामानों को यहाँ ले आना था। उनके कारखानों में ये चीज़ें सस्ती तैयार होती थी, इसलिए वो यहाँ आता था और सस्ते में बिक जाता था। और यहाँ का उत्पाद महंगा होता था क्योंकि हाथ से बनता था। महंगा होने का केवल यही कारण नहीं था, बल्कि एक कारण और था कि यहाँ के उत्पादकों पर भारी टैक्स लगा दिया जाता था, जिनसे उनका लागत बढ़ जाती थी। और यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे, कच्चे माल ले जाने पर वो यहाँ के उसमें भी शोषण करते थे, यहाँ के उद्योगों का, किसानों का। यहाँ से वो सस्ते में खरीद लेते थे और अपने यहाँ ले जाकर उसे बनाते थे और फिर यहाँ लाकर अपने सस्ते सामान को जबरदस्ती लोगों को महंगे में बेचते थे। तो इस तरह उद्योगों को उन्होंने, यहाँ के उद्योगों को चौपट कर दिया। आप पढ़ेंगे इतिहास की किताबों में, पिंडारी, डकैत, ये सब वही लोग थे जो शिल्प कलाओं से, उद्योगों से बेरोजगार हुए थे। शिल्प कला वो कला होती है जो हाथ से की जाती है। व्यापार एक तरह से कहा जाए तो भारतीयों के शोषण का प्रमुख हथियार था। यहाँ से जो भी सामान वो ले जाते थे, लूट खसोट कर सस्ते में खरीद कर ले जाए जाते थे और अपना सामान वो महंगे में बेचते थे। इसके बावजूद भारत से तैयार कपड़ा इंग्लैंड में भी सस्ते में बिकता था क्योंकि यहाँ के लोग दक्ष थे। इसको रोकने के लिए, सस्ते सामान को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारत से किए गए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया, जिससे वहाँ सामान महंगा हो गया। और अपना आयात प्रोत्साहन के, भारत में जो शासक थे उनके आयात प्रोत्साहन के माध्यम से वहाँ के आयात को सस्ता कर दिया गया। तो अब भारतीय लोगों को वहाँ का सामान सस्ता मिलने लगा और भारत का सामान महंगा हो गया, जिससे कि भारतीय उद्योग चौपट हो गए। सामाजिक पूंजी के मामले में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया जो समाज के काम आ गए, लेकिन जो उनके व्यापार में सहायक थे, उनके प्रशासन में सहायक थे, ऐसी पूंजी का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया। जैसे रेल लाइन उन्होंने बिछाया भारत से व्यापार के लिए, या भारत के आंतरिक भागों से कच्चा माल पोर्ट तक, बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया। इसका उनको तो ज़्यादा लाभ हुआ, लेकिन कुछ लाभ भारतीयों को हो गया। भारतीयों की सांस्कृतिक एकता बढ़ गई, दूर की यात्राएं आसान हो गई और इस तरह इसका कुछ लाभ भारतीयों को हुआ। सड़कें भी बनाई, लेकिन सड़कों को रेलवे लाइनों के किनारे यानी रेलवे स्टेशनों से और आंतरिक भागों को जोड़ने के लिए बनाया गया, जिससे वो कच्चा माल रेलवे लाइनों तक या रेलवे स्टेशनों से बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचा सकें। डाक का भी उन्होंने विकास किया। डाक के विकास का उद्देश्य उनका था भारत पर प्रशासनिक मजबूती से पकड़ बनाए रखना। तार का भी विकास किया। तार पहले, आप आज से 2-4 साल पहले तार सेवा बंद हो गई है। तार त्वरित संदेश पहुंचाने का एक माध्यम होता था, तो उन्होंने तार का भी विकास किया। डाक तार विभाग इसलिए कहा जाता था। डाक और तार का विकास उन्होंने अपनी प्रशासनिक मजबूती के लिए किया ताकि उस पर प्रशासन बना सकें।
इस तरह उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनके अपने फायदे के लिए था, लेकिन उसका कुछ लाभ भारतीयों को भी हुआ।